बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर साहब। कल का नावल आपको कैसा लगा? आप सब कैसे हैं? गर्मी कैसी है सारे शहरों में? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये नावल कल का नावल कैसा लगा। आज हम जो नावल पढ़ेंगे वो है महविश मुग़ल का दिल है कि मानता नहीं। ये मैंने नहीं पढ़ा हुआ, तो आपके साथ ही मैंने सोचा था मैं भी पढ़ूंगी। मुझे नहीं पता ये इसकी जो थीम है वो किस चीज़ पे बेस्ड है। शॉर्ट नावल है लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा है मुझे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिल है कि मानता नहीं बाय महविश मुग़ल। रात होने वाली बारिश ने मौसम की सर्दी को दो चंद कर दिया था। पूरी रात बरसने वाली घटाएं फजर से ज़रा पहले थमी थी, मगर अभी अभी हल्की हल्की फवार ने नमी घोल रखी थी। अल्लाह अकबर की सदा ने उसके जामिद वजूद में हरकत पैदा की। सारी रात एक ही जगह पर मुंजमद बैठे जिस्म अकड़ चुका था। थकन पूर में समा गई थी, मगर रब की पुकार पे लब्बैक कहता वो अस्पताल के अहाते में बनी मस्जिद की तरफ चल पड़ा। अपने तमाम गुनाहों तमाम ख़ताओं की माफ़ी मांगने के लिए उसे अपने रब की ही तरफ जाना था और कोई जाए पनाह थी भी नहीं। सजदे में सरनगू होते ही उसका चेहरा और ज़मीन भीगने लगते। जाने कहाँ कहाँ के आंसू थे जिन्हें वह बहाए चला जा रहा था। पूरे खुशू खुजू से नमाज की अदायगी के बाद उसने दुआ के लिए हाथ उठाए तो दिल की दुआएं आंसुओं की लड़ी में बदलने लगी। ऐ मेरे रब, मेरे गुनाहों को मेरे लिए सजा ना बना, मेरी कोताहियों को मेरे पछतावे ना बना। मुझे एक मौका दे दे कि मैं उसे बता सकूं कि वो मेरे लिए क्या है। एक मौका जो मुझे मोहब्बत की अदालत में माफ़ी दिला दे। मेरी दुआओं को कबूल कर दे, मुझे माफ़ कर दे मेरे परवरदिगार। उसे मुझे लौटा दे मेरे रब, लौटा दे। बच्चों की तरह ज़ारो कतार रोता वो दोबारा सजदा रेज़ हो गया। मैम, आपका फ़ोन है। हैंडबैग में सेल फ़ोन रखता उसका हाथ एक लम्हे के लिए रुका। उससे पलट कर दीवार की घड़ी में टाइम देखा। 1 बज रहा था। बहुत तसल्ली से उसने बैग में अपने बाकी अशिया की मौजूदगी का यकीन किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता चलती फ़ोन स्टैंड के पास आई, जहाँ खड़ी मुलाजमा रोज़ दोहराई जाने वाली बात के इंतज़ार में थी। कह दो कि मैं घर पर नहीं हूँ। फ़ोन के बिल्कुल करीब आकर उसने गुस्से से कहा और फ़ौरन पलट गई। उसका मकसद पूरा हो गया था। मुलाजमा ने खामोशी से फ़ोन कान से लगाया। ठीक है, और सब खैरियत है? उसे कुछ बोलने की ज़रूरत ही ना पड़ी। साहिब ने खुद ही बात ख़त्म कर दी। जी सर, लेकिन वो अटकी। लेकिन क्या? वो परेशान हुआ। सर, मैम 2 दिन से खाना नहीं खा रही और गुस्सा भी आया हुआ है बहुत। शाम तक और देख लो, वरना झट कॉल करके इन्फॉर्म कर देना। ओके ओके सर। रिसीवर क्रेडिट पर डालकर वो किचन की तरफ चल दी। नमाज और तलावत कुरान पाक से फारिग होकर वो दोबारा अंदरूनी हिस्से की तरफ जाने लगा तो सूरज तमाम दुनिया को अपनी रोशनी में नहला चुका था। कुर्ब इलाही ने उसके दिल को पुरसुकून कर दिया था। अभी वो कॉरिडोर में दाखिल ही हुआ था कि नर्स ने उसे जा लिया। मुबारक हो सर, आपकी पेशेंट को होश आ गया है। वाकई? जी सर, बट शी इज स्टिल इन आईसीयू, नर्स ने जवाब दिया। ओ थैंक यू सो मच सिस्टर। वो आईसीयू की तरफ भागा। आईसीयू के शीशे के उस पार अब वो साकित वजूद इतना भी साकित था, बल्कि ज़िंदगी की किरण ने उसके वजूद में इर्ताश पैदा कर दिया था। डॉक्टर्स मुख्तलिफ तरीक़ों से उसका मुआयना करने में मगन थे। वो दवाओं के ज़ेर असर दोबारा गनूदगी में जा चुकी थी, मगर एक हौसला अफजा पेशरफ्त के बाद अभी भी उसे अंदर जाने की इजाज़त न थी। उसी वक्त डॉक्टर अहमद बाहर आए। वो उसके बहुत पुराने जानने वाले थे। मुबारक हो यंग मैन, शी इज़ बेटर नाउ। हंसते हुए उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा। थैंक यू अंकल, अगर आप ना होते तो कम ऑन मेरी जगह कोई और भी डॉक्टर होता वो यही करता। वो शफकत से कहने लगे। एनीवे, शाम तक उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, तुम वहीं मिल सकोगे। बेहतर है अभी कुछ देर आराम कर लो। वो मुतफिक्र थे। कल से इसी हालत में देख रहा हूँ तुम्हें। ओके अंकल, बट थैंक्स अगेन। वो मुस्कुरा दिया। टेक केयर। उसका शाना थपकते वो मस्तूरी खफगी से घूरे। चार किनार पर मुहित ये वसी और हवेली आज फिर मातम कदा थी। सुबह से लोगों का तांता बंदा था।
21 साल पहले इस हवेली पे जो क़यामत गुजरी थी वो दास्तान आज भी गांव के लोगों को अजबर थी। रात के अंधेरे में पुलिस से भागते डाकू ने इस हवेली में पनाह ली और मौका अच्छा जानकर ना सिर्फ हवेली के माल पर हाथ साफ किया बल्कि 3 जवान नाशे भी छोड़ गए। मोहिब शाह इस गाँव समेत 5 गाँव के सरदार थे। एक नहायत ईमानदार, नेक और खुदातरस बादशाह की तरह वो गाँव के बासियों की फलाह के लिए हम वक्त तैयार रहते थे। उनकी शरीके हयात मोमिना शाह भी उनकी तरह थी। अपने दोनों बेटों सिकंदर शाह और आलम शाह को भी उन्होंने हमेशा यही सिखाया। लेकिन किस्मत की सितम ज़रीफ़ी कि कोई भी माँ बाप जैसा ना बन सका। मोहिब शाह के वफ़ात पाते ही दोनों भाइयों के माबैन जायदाद का बंटवारा हो गया। सिकंदर शाह बड़े बेटे होने की वजह से सरदार बने। उनकी बेगम मोमना बेगम की सगी भांजी थी, प्यार करने वाली और मिलनसार। सिकंदर शाह जैसे जालिम और उखड़ इंसान के साथ गुजारा करना उन्हीं का सब्र था, मगर अरसलान की पैदाइश के बाद सिकंदर शाह उन्हें थोड़ी बहुत अहमियत देने पर मजबूर हो गए। दूसरी तरफ आलिम शाह भी गुस्से के तेज़, इंतहाई जज्बाती आदमी थे, लेकिन चूंकि मरियम उनकी मनचाही बीवी थी सो अच्छी गुजर रही थी। मगर उनके साथ एक दूसरा मामला था, शक। उन्हें दुनिया की हर औरत मशकूक लगती, फिर बीवी तो क्या मायनी, और फिर बीवी भी वो जिसे पहले उनके बड़े भाई ब्याना चाहते थे। मगर रुकैया बेगम करोड़ों की जायदाद की तनहा वारिस थी, सो उन्होंने मरियम के लिए पसंदीदगी को दिल में छुपाकर रुकैया को चुन लिया। मगर आलिम शाह के लिए अपनी मोहब्बत पहले भी थी। आलिम और मरियम की बेटी नूरुलैन सिर्फ 3 माह की थी जब एक रात को सानेहा हुआ। मोमना बेगम और रुकैया अजलान और नूरुलैन को दम कराने करीबी गांव गई थी, और जब वापस आई तो सब खत्म हो चुका था। आज उस क़यामत को गुजरे 21 साल हो चुके थे। इस वाक़े के सिर्फ 2 साल बाद ही रुकैया बेगम भी इंतकाल कर गई, तो अजलान और नूरुलैन की जिम्मेदारी दादी तनहा मोमना बेगम को संभालना पड़ी। हवेली में बड़े पैमाने पर कुरान खाने का इंतज़ाम किया गया था। आसपास के गांव के बटेरे, उनके अहले खाना, गांव के रिहायशी सभी जमा थे। बीजान आपको छोटी साई ने बुलाया है। वहाँ असगरी बुआ उस घर की पुरानी खादमा थी और बीजान की नहायत करीब भी। दुआ हो गई है क्या? तस्बीह के दाने गिराते हुए बीजान ने पूछा। जी, इसीलिए आपको बुलाया है, आप आए तो लंगर तकसीम हो। मुअद्दब सी कहने लगी, ठीक है, तुम यही रहना। और ये नूर कहाँ है? आपको पता है इस वक्त वो कहाँ होती है? अस्करी बुआ अफसोस से कहने लगी। बीजान आंखों के गोशे साफ करते हुए उठ गई। मिसेज़ आफरीदी, ये मेरी फ्रेंड है ऐना, और ऐना ये मिसेज़ आफरीदी है जिनके बारे में मैंने तुमसे जिक्र किया था। सादिया ने उसका तारुफ करवाया। वो आजकल अपना बुटीक खोलने के बारे में सोच रही थी, मगर उसके पास सरमाया था, तजुर्बा नहीं। मिसेज़ आफरीदी अपना बुटीक चलाती थी और उसके साथ पार्टनरशिप करने को तैयार थी। तो आप ऐना हैं? वो काफ़ी मुतासिर लग रही थी। क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी? कुछ खास नहीं, हाउसवाइफ समझ ले। अरे नहीं, अच्छी खासी सोशल लड़की है। दरअसल इसके हस्बैंड अब्रॉड होते हैं, इसलिए ये कोई बिजनेस प्लान कर रही है। सादिया को उसका हाउसवाइफ कहना एक आंक ना भाया। फिर तो फुर्सत होती होगी, मिसेज़ आफरीदी ने मजाकन कहा। उसी लम्हे उसके सेल फोन की बेप हुई। घर का नंबर देखकर उसे हैरत नहीं हुई थी। वो एक्सक्यूज़ करती साइट पर आ गई। हेलो मैम, आप कब तक आ जाएंगी? वो सर आपको कॉल अपने सर से कहो मेरी फिक्र करना छोड़ दे और अब बार बार कॉल करके मुझे डिस्टर्ब ना करना, अंडरस्टैंड? मैम वो, मगर उसने कॉल काट दी। वो नहीं जानती थी कि उसे अजलान शाह से मोहब्बत कब हुई थी। बस एक सफ़र मुसलसल था जो उसके बचपन से शुरू हुआ, लड़कपन में फलने लगा और जवानी की दहलीज पर खड़ी वो पूर उसकी मोहब्बत में भीग चुकी थी। इस भरी दुनिया में भी जान के बाद उसका वाहिद खूनी रिश्ता वही तो था जिसे देखकर उसे अपने होने का यकीन मिलता था, जिसे सामने ना पाकर उसकी सांसें रुकने लगती थी। वो जानती थी कि मोहब्बत का ये सफ़र वो तन्हा तय कर रही है, वो उसका शरीक नहीं है, बल्कि एक मोहब्बत की सफ़र में ही क्या, ज़िंदगी के किसी भी राह पर वो उसके साथ ना था। उसे याद ना था कि अजलान ने उसे कभी खुद से मुखातिब किया हो, बल्कि अगर वो ऐसा कर लेती तो उसका लहजा इतना सर्द होता कि वो आइंदा कई महीने उससे कलाम ना कर पाती। अव्वल तो मुलाकात ही शाज़ व नादिर होती। दोनों ही छोटी उम्र से बोर्डिंग स्कूल में रहे थे। बीजान को यही आसान लगा था, और अगर आमना सामना होता भी तो बात करना तो दूर, वो इसकी तरफ देखता भी ना था। वो जिसकी सूरत के बारे में बीजान कहती थी कि नूर को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे किसी पाकीज़ा हाले को देख रहे हों। उसकी बेस्ट फ्रेंड्स का कहना था कि अगर नूर मुकाबला हुस्न में चली जाए तो कोई उसके मुकाबले नहीं ठहर सकेगा। ऐसे हुस्न की चकाचौंध भी उस पत्थर को ना पिघला सकी। वो जितना उससे दूर भागता, मोहब्बत उतना ही उसे अजलान के करीब धकेलती। वो कमगो था
लिए दिए रहने वाला था। उसकी दोस्तियां बहुत ना थी, मगर फिर भी नूर ने उसे अक्सर हंसते देखा था। मगर जैसे ही वो सामने आती उसके लब भींग जाते, चेहरे पर नरमी की जगह सख्ती आ जाती और वो उसकी मौजूदगी से ही अक्सर अनजान बन जाता। ऐसे में माँ की कमी उसे और शिद्दत से महसूस होने लगती। माँ की तस्वीर गोद में रखी वो खामोशी से बस उस पर अपनी उंगलियां फेर रही थी और उसका दुख कतरा कतरा तस्वीर पर बिखर रहा था। मैं क्या करूँ मम्मा, किससे कहूँ? बीजान को बताना उन्हें परेशान करने के बराबर है। वो मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकेंगी तो उनका दुख पड़ जाएगा। वो आज तक अपनी औलाद का गम नहीं भूली। सिसक सिसक कर रोते वो एक टूटी बिखरी मूरत लग रही थी। मोमना बेगम समझ न सकी कि वो किस बात पे शिकवा के ना है। अंदर जाने का इरादा मुलतवी करके उन्होंने मुलाजमा को ट्राली वहीं छोड़ जाने का इशारा किया। उसके आंसुओं में रवानी आ चुकी थी। मोमना बेगम यकीन और बेयकीनी के दरमियान मुअल्लक थी। अपना चेहरा मरियम की तस्वीर पर टिकाकर वो सिसक रही थी। बिना आहट किए वो उसके बराबर आकर रुक गई। वो चौंकी। लगता है मैं अपनी बेटी को इतना प्यार नहीं दे सकी जितना आलिम और मरियम देते। एक सेकंड लगा था उसे संभलने में। जल्दी जल्दी आंसू पूछे, नहीं बीजान, आपने तो उनसे ज़्यादा प्यार दिया है। फिर ये आंसू? कुछ नहीं बीजान, बस वैसे ही मैं आ रही थी, चले मैं यहीं खाना ले आती हूँ। वो गड़बड़ाई। पता नहीं बीजान कब से उनकी बातें सुन रही होंगी। मोमना बेगम ने चुपके से आंखें साफ की। वो जानती थी कि उन्हें अब क्या करना है। अब की बार जब वो कमरे में आया तो मुकम्मल होश में थी और मुसलसल छत को घूर रही थी। वो कुर्सी पर बैठ गया। कैसी हो? वो खामोश रही। कैसा फील कर रही हो अब? लफ्ज़ अपना मफहूम खो चुके थे। प्लीज़ मुझसे बात करो, उसने इल्तिजा की मगर बेसुध। देखो मैं तुमसे एक्सक्यूज़, उससे करवट बदल ली। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन नर्स आ चुकी थी। 3 रोज़ का मामूल आज फिर इख्तिताम पजीर हुआ था। समिया, आज मेरी कुछ फ्रेंड्स डिनर के लिए आ रही हैं। कोई अच्छा सा मेन्यू रख लेना और ठीक 8 बजे तक सब रेडी हो। ओके ओके मैम। वो मोतबाना बोली। मैम, वो सर की कॉल आई थी दोपहर में। ये डेली का सबक है क्या जो सुनाया जाए? वो तल्ख हुई। मैम, सर का ऑर्डर है कि रोज़ाना आपको इन्फॉर्म किया जाए। वो डरते डरते कहने लगी। ऑर्डर माई फुट। वो गुस्से में आ गई। आइंदा मुझे ऐसे कोई इतला नहीं देना, ये मेरा ऑर्डर। वो फिर कमरे में बंद हो गई। मूड दुरुस्त करने के लिए उसे झट कॉल मिला ली। उसके बाद शाम तक का वक्त कैसे गुजरा पता ही ना चला। तकरीबन 6 बजे मिसेस अफरीदी, सादी और सुंबल उसके घर पे थी। आपका घर तो बहुत खूबसूरत है, बल्कि काफ़ी आर्टिस्टिक है। थैंक्स। वो मुस्कुराई। आपकी पसंद है या आपके हस्बैंड की? उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। नहीं, उन्हीं की पसंद है। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई। वंडरफुल। उन्होंने दिल से तारीफ की। सादिया, वो कॉन्ट्रैक्ट की फाइल है ना, को दिखा दो। श्योर है ना? तुम देख लो फिर साइन कर दो। ओके। वो फाइल देख रही थी जब लैंडलाइन फ़ोन की बेल हुई। वो करीब ही थी, नाचार उठाना पड़ा। हालांकि वो जानती थी कि किसका फ़ोन है। ये नंबर किसी ने सिर्फ अपने लिए ही लगवाया था। हेलो, ये तुम ही हो ना? वो हैरान हुआ। जी फरमाइए। शुक्र है तुमने मुझसे बात तो की। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आज। सॉरी, रॉन्ग नंबर। उससे खट से फ़ोन बंद कर दिया। वो हेलो हेलो ही करता रह गया, मगर वो फ़ोन इंगेज कर चुकी थी। सादिया हक तक उसे देख रही थी। वो भी 1 घंटा पहले ही हवेली पहुंचा था। इतनी बड़ी जागीर थी, उसके अलावा शहर की फैक्ट्रियाँ सब कुछ उसे ही देखना पड़ता था। इसलिए उसने दौरान तालीब ही सब चीज़ों की देख रेख शुरू कर दी थी। बहुत कम उम्र में उसने अपनी जिम्मेदारियों को समझना शुरू कर दिया था। वो सीधा बीजान के कमरे में गया। ये उसका मामूल था। वो कहीं से भी आता सबसे पहले बीजान के पास जाता था। अस्सलाम वालेकुम। वो बेड पर नींद दराज तस्बीह करने में मसरूफ़ थी। वालेकुम अस्सलाम। मुस्कुराते हुए इसके सलाम का जवाब दिया और टांगें समेट कर उसके लिए अपने साथ ही जगह बनाई। तबीयत कैसी है आपकी? उसने उनकी टांगें सीधी करके दबाना शुरू कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे, जिनकी तुम जैसी औलाद हो वो कभी बीमार नहीं होते। उन्होंने फ़ख्र से अपने खूब रूह और फर्माबरदार पोते को देखा। अच्छा जी मक्खन, लगता है आज की मेडिसिन गोल की है। मुझे अभी अस्करी बुआ ने बता देना है। वो भी मुस्कुराए। नहीं नहीं, अब तो जीने की उमंग बढ़ने लगी है तो मेडिसिन तो ज़रूर लेती हूँ। अब से क्या मुराद है आपकी? वो खफा हुआ। एक जवान पोते और एक जवान पोती की जिम्मेदारी है। इनकी शादियाँ करनी है, बच्चे खिलाने हैं, तो जीना तो पड़ेगा ना। वो शरीर हुई। पाँव दबाता अजलान का हाथ एक लम्हे के लिए रुका था, मगर संभल गया। हाँ तो ऐसा करे, पोती के लिए देखे, मेरी फिक्र अभी छोड़ दे। मुझे अभी आपकी खिदमत करनी है। क्या मतलब है, शादी के बाद खिदमत नहीं करोगे? उन्होंने मस्तूरी नाराज़ी दिखाई। अगर आ गई कोई ऐसी जो मुझे जोरू का गुलाम बना दे तो? वो सोचते हुए बोला। ऐसे लगते तो नहीं हो। वो पर यकीन थी। लोग फिर यूं करते हैं, कोई ऐसी ढूंढते हैं जो तुमसे भी ज़्यादा मेरी खिदमत करे। वो असल मौजू की तरफ आने लगी। ये तो फिर मेरी शादी ना करने वाली बात हुई ना? क्यों, कोई तो होगी ऐसी दुनिया में। वो डट गई। नामुमकिन।
अगर मैं मुमकिन कर दिखाऊं तो उन्होंने चैलेंज किया। तो मैं इनकार नहीं करूँगा, उसने कबूल कर लिया। वादा पक्का। तो फिर अब मैं ऐसी लड़की ढूंढ कर ही दम लूँगी। सोच है आपकी, वो चिढ़ाने लगा। रात से बीजान की तबीयत खराब थी और वो एक टांग पर खड़ी थी। अजलान 2 दिन से शहर गया हुआ था, वहाँ फैक्ट्री में कुछ मसला था, सो बीजान ने उसे सख्ती से अजलान को बताने से मना किया कर दिया था। पूरी रात वो उनके सहारे से लगी रही। जैसे ही उनकी तबीयत कुछ बेहतर हुई, उसने फ़ौरन अजलान को फ़ोन किया। वो मना ही करती रहेगी। हेलो, उसकी मसरूफ़ सी आवाज़ सुनाई दी। हेलो, मैं नूर बात कर रही हूँ। वो ज़िंदगी में पहली बार उसे फ़ोन कर रही थी। हाँ बोलो, क्या मसला है? वो भी शायद उसकी तवक्को नहीं कर रहा था। वो बीजान, क्या हुआ है बीजान को? वो परेशान हुआ। नहीं, अब वो ठीक है, मगर रात में उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। ये तो मुझे अब बता रही हो? पहुंच रहा हूँ अभी। खटाक से फ़ोन बंद हो गया। नन्ना सा मोती उसकी पलकों पे ठहर गया। रिसीवर कैडर पर रख कर वो दोबारा उनके पास आ रहे हैं। मैं ज़रा आपके लिए कुछ बना लूँ। नज़र चुराती वो किचन की तरफ चल दी। क्या मुझे आपसे हमेशा ज़िल्लत ही मिलेगी? मोहब्बत ना से ही कम अज़ कम इज़्ज़त ही दे दिया करे। वो खुद से ही हम कलाम थी। जब हवेली पहुंचा तो उसे पहर हो चुकी थी। वो सीधा बीजान के कमरे में गया। वो सो रही थी। वो उनके साथ ही बेड पर बैठ गया। अभी वो उनके साथ दराज होने का सोच ही रहा था जब उसकी नज़र बेड के साथ नमाज़ पढ़ती नूर पर पड़ी। एक बार फिर उसे नूर पर गुस्सा आ गया। अस्सलाम वालेकुम। नमाज़ पढ़कर वो मुखातिब हुई। सर की जुम्बश से उसे जवाब दिया गया। आपके लिए खाना लगवाऊँ? नहीं, और अब जाओ, मैं हूँ इनके पास। उसकी मौजूदगी अजलान के लिए काबिल कबूल ना थी, लेकिन खाना, वो फिक्रमंद हुई। जाने क्यों उस शख्स के हाथों इतनी मरतबा जलील होने के बावजूद भी वो थकती ना थी। एक बार का कहा तुम्हारी समझ में नहीं आता? फ़ोन की घंटी मुस्तकिल बज रही थी, मगर वो अनसुनी करती टीवी में मगन थी। समिया अपने कमरे में जा चुकी थी और वो जानती थी कि पिछले कुछ दिनों से वो उसे इसी वक्त इसीलिए फ़ोन कर रहा था कि वो रिसीव करेगी। वो इस शख्स की सज़ा का दौरान या घटाने के हक़ में नहीं थी। जो वो सोच चुकी थी वो और जो उसे समझाया गया था, उसे उस पर ही अमल पैरा रहना था। मगर आज जाने क्यों फ़ोन की हर घंटी उसके दिल में पेवस्त हो रही थी। वो दिमाग की उंगली थामे अपने अहद पर कारबंद रहने की कोशिश करने लगी, मगर दिल जीत गया। फ़ोन रिसीव हो चुका था, लेकिन उसकी ज़बान से एक लफ्ज़ भी अदा ना हुआ। हेलो, वो बेकरार हुआ। हेलो, प्लीज़ मुझसे बात करो। उसने इल्तिजा की। मैं जानता हूँ ये तुम ही हो। तुम भी मेरी तरह अजियत में हो। प्लीज़ प्लीज़, एक बार, बस एक बार लौट आओ। क्रेडल पर रखी उसकी उंगली उसके लफ्ज़ों का गला घोंट गई। एक नन्हा सा कतरा उसके गाल पर फैला और ख़ुद ब खुद जज्ब हो गया। अजलान जब उनके कमरे में आया तो वह नमाज से फारिग होकर अपने बेड पर लेट रही थी। उन्होंने अभी उसे मर्दाने से बुलवाया था और वो फ़ौरन हाजिर हो गया। उनका बुलावा हमेशा उसके लिए पहली तरजीह था। अरे, मैंने असगरी से कहलवाया था कि फ़ारिग होकर आ जाना। वो निहाल हुई। आप बुलाए और मैं फ़ारिग होने का इंतज़ार करता रहूं? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल तो तुमने और भी एक काम को कहा था, मगर मैंने वो कर दिखाया। वो पुरस्रार हुई। क्या काम? उसे याद ना आया? यही कि मैं अपने लिए ऐसी बहू ढूंढूं जो तुमसे ज़्यादा मेरा ख्याल रखे, मेरी खिदमत करे। तो क्या ढूंढ लिया आपने? वो सरापा हैरत था। हाँ बिल्कुल, और वो तुमसे सिर्फ ज़्यादा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगी मेरा। वो पुरजोश थी। ये आप कैसे कह सकती हैं कि वो? मेरी छोड़ो, बस अपना वादा पूरा करो, इसलिए तुम्हें बुलवाया है। वादा यही कि तुम इनकार नहीं करोगे। पर बीजान पता तो चले है कौन? वो भी अभी तक हैरान था। हाँ है ना तुम्हारी तरफ से? वो सवाल टाल गई। बीजान, आपने नूर के लिए कोई लड़का देखा है? उसकी छठे ही सलाम देने लगी। ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो भी गालिबन उससे छुपन छुपाई से महसूस हो रही थी। मतलब साफ है, मैंने तुम्हारे लिए नूर के लिए तुम्हें पसंद किया है। उसके बदतरीन खदशात की तस्दीक हो गई। उसे लगा पूरी हवेली उसके ऊपर आ गिरी हो। क्यों बच्चे, कैसे लगी मेरी पसंद? अब वो फातिहाना उसे देख रही थी और वो एक लफ्ज़ भी बोल ना सका। बीजान, क्या ये आपकी महज सोच है या ख्वाहिश? वो फ़ौरन उन्हें इनकार नहीं कर सकता था, मगर सोच को बदला जा सकता है और ख्वाहिश के मामले में उसे खुद को बदलना पड़ता है। ये कैसा सवाल है अजलान? मेरा मतलब है इसके अलावा कोई और हल। वो संभला। क्यों, तुम्हें नूर पसंद नहीं है? मेरा ये मतलब नहीं है, मगर मेरे और इसके दरमियान अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जो अंडरस्टैंडिंग करने से होती है। मगर फिर भी अगर तुम्हें एतराज़ हो तो मैं अपनी ख्वाहिश दबा सकती हूँ। हज़ार चंद की उसे भुला नहीं सकती। उन्होंने उसे जज्बाती करने की कोशिश की। तुमने हमेशा हर हाल में मेरे कहे का मान रखा है अजलान। ये एक आखिरी ख्वाहिश भी पूरी कर दो। नूर के मामले में मैं तुमसे ज़्यादा मैं किसी पर एतबार नहीं कर सकती। मेरी नूर बहुत मासूम है, बहुत सादा, दुनिया की सख्तियों से नावाकिफ़। मैं डरती हूँ कि कहीं कोई और लोग। मुझे कोई एतराज़ नहीं है बीजान। उसे खुद की आवाज़ कहीं पाताल से आती महसूस हुई। हाँ, अफसोस रहेगा कि मुझसे बात मनवाने के लिए आपको इतनी वजाहत देना पड़ी। नहीं अजलान, ये तो तुम्हारा हक है बच्चे।
उन्होंने उसका चेहरा हाथों में लिया। बल्कि मुझे ही तुम पर अपनी ख्वाहिश मुसल्लत नहीं करना चाहिए। उसकी इतनी फर्माबरदारी उन्हें सोचने पर मजबूर कर गई। आपकी किसी भी ख्वाहिश को पूरा करना मेरा फ़र्ज़ ही नहीं बल्कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है बीजान। उन्होंने उसकी पेशानी चूम ली। मोहब्बत के हज़ारों रंग, लाखों रूप और करोड़ों नाम है, मगर ये मोहब्बत का कौन सा रूप था। हैरत सी हैरत थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी दुआएं इतनी जल्दी मकबूल हो जाएंगी। अभी कुछ देर पहले ही बीजान ने उसे इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी दी थी। तो क्या वो भी मुझसे मोहब्बत करते हैं और उसी मोहब्बत को छुपाने के लिए इतना रूडली बिहेव करते हैं। जब भी बीजान को फ़ौरन हाँ कर दी। मुस्कुराहट उसके चेहरे से जुदा होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ताल्लुक़, मोहब्बत सभी इतनी शिद्दत से इजहार मांगते हैं जितनी शिद्दत से वो किसी दूसरे के लिए पैदा होते हैं। अगर उन्हें उनकी तलब के मुताबिक इजहार ना दिया जाए तो सब ख़त्म हो जाता है। वो भी अपने उस अनकहे ताल्लुक़ का इजहार चाहती थी, साफ और वाज़ेह। आज मारियों की रस्म थी। उसने भी जान से ऐसी किसी भी रस्म में शिरकत से माजरत कर ली थी। उन्होंने भी ज़्यादा जोर देना मुनासिब ना समझा। जब तक बाहर नूर के माइयों की रस्म होती रही वो बाहर ना निकला। तकरीब के इख्तिताम का अंदाज़ा करते हुए वो बाहर निकला तब भी उसकी नज़रें जैसे ठहर गई। जर्द रंग के पाँव तक आते फ्राक और सर पर दुपट्टा सेट किए वो अपने दोस्तों के घेरे में बैठी थी और मुसलसल मुस्कुरा रही थी। एक अजीब से एहसास ने उसे अपने घेरे में ले लिया। वो पलटना चाहता था मगर पलट नहीं पा रहा था। निगाहें हटाना चाहता था मगर हटा नहीं पा रहा था। अचानक नूर ने गैर इरादी तौर पर ऊपर देखा। वो जो काफ़ी देर से जाना चाह रहा था अब लौटने में एक लम्हा लगाया था। जुमतुल मुबारक खुशियों की बारात लेकर उतरा था। हर तरफ हलचल थी। फूलों से सजी हवेली, हंसते मुस्कुराते चेहरे, एक अफरा तफरी का आलम था। दूर परे के सब रिश्तेदार 2 दिन पहले ही आ गए थे। नूर की दोस्तों ने अलग ऊधम मचा रखा था। जुमा की अदायगी के बाद निकाह हुआ। पूरी हवेली मुबारक सलामत के शोर से गूंज उठी। हर चेहरे पर खुशी रक्सा थी। निकाह के बाद उसकी दोस्तें बीजान की हिदायत के मुताबिक खाने के बाद उसे स्टेज पर ले आई। गहरे सुर्ख रंग के भारी काम वाले मद्रासी लहंगे में वो अप्सरा लग रही थी। अजलान के बराबर बैठी वो नर्वस थी कि उसके हाथ पाँव बर्फ की तरह ठंडे थे। बीजान तो उनकी बुलाई लेती ना थक रही थी। दोनों की कितनी ही बार नज़र उतार चुकी थी। दिल ही दिल में कुरानी आयात का भेद करते उन पर फूंक रही थी। कुछ ही देर में रुखसती का शोर उठा मगर यहाँ रुखसती का रवायती सीन देखने को ना मिला क्योंकि रुखसत हो के भी उसे अपनी प्यारी बीजान के साथ ही रहना था। पिछले एक घंटे से वो एक ही जगह बैठी थी। कमरे में इतना मुहिब सन्नाटा था। घड़ी की टिक टिक खूब बाखूबी सुनाई दे रही थी मगर उसे ये सन्नाटा महसूस ना हो रहा था बल्कि उसके इर्द गिर्द तो बला का शोर था। नफरत का, गुस्से का और उसके लफ्ज़ों का जो अभी तक उसके इर्द गिर्द मंडरा रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। आज उसका मान टूटा था, एतमाद रेजा रेजा हुआ था। तुम एक इंतहाई खुदगर्ज लड़की हो। कोई जिए या जिंदा दरकोर हो जाए तुम्हें सिर्फ अपनी खुशी से मतलब है। वो अल्फाज नहीं चिंगारियाँ थी जो उसे राख कर रही थी। लेकिन याद रखना ये तुम्हारी आखिरी फतह और मेरी आखिरी शिकस्त है। अब जिंदगी के हर मुकाम पर तुम्हें हारना है। उसका रवैया उसे लहूलुहान कर रहा था। उसके अल्फाज उसे अपनी ही नज़रों में गिरा रहे थे। उससे बेनियाज वो अपनी कही जा रहा था। वो उससे कम अज़ कम ऐसे रवैये की उम्मीद नहीं कर रही थी। नफ़रत करता हूँ मैं तुमसे, समझी तुम। नफ़रत वो अपने हवासों में नहीं था, वो तो बुत बन चुकी थी। बस चलती सांस से उसके ज़िंदा होने की दलील थी। वो यूं बैठी थी गोया उस अगर हरकत की तो वो वजूद भुरभुरी रेत में बदल जाएगा। वो उसकी तरफ पलटा, नहायत बेदर्दी से उसका बाजू दबोचा। और तुम्हें इस काबिल भी नहीं समझता कि इसकी वजह बताऊँ। वो गुस्से से फनकार रहा था। एक झटके से अजलान ने उसका बाजू छोड़ा। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि चुपचाप अपनी खुशी का ढोंग रजाती रहना, वरना तुम्हें छोड़ने में मुझे ज़रा भी तकलीफ नहीं होगी। उसे वार्निंग देता वो वहाँ रुका ना था। मोहब्बत तो इंसान को अंदर तक सैराब कर देती है मगर अभी तो बारिश की पहली बूंद भी इस तक ना पहुंची थी। अभी तो वो इस जज्बे को मुकम्मल पा भी ना सकी थी कि पहले ही कदम पर गम का सहरा उसके सफ़र में हायल हो गया। वो हंसती खेलती नूरुलैन बिल्कुल खामोश थी। ये खामोशी तो ना तो मोहब्बत की नाकामी पर थी ना ही अपनी बेबसी पर। उसे तो बस अजलान शाह की नफरत का गम था। दिल जैसे दर्द का एक टुकड़ा बन गया था, एक अंधा कुआं या जैसे एक बंद गली। वो रोमांटिक शायरी की शौकीन नाजुक सी लड़की कुछ ही दिनों में अपनी पसंद बदल गई। जब जिंदगी में हर सुकांटे बिखरे हों तो नमो नाजुक फूलों से सजे लफ्ज़ भी दिल को बेचैनी के सिवा कुछ नहीं देते। ये नज़म उसके दिल का हाल अया कर रही थी। कितना खूबसूरत शिकवा कर रही थी। और वो जो अपनी फाइल ढूंढने कमरे में आया था, राइटिंग पैड पर लिखी नज़म पढ़कर कुछ खोस आ गया मगर फाइल की दस्तियाबी उसे फिर से तपा गई। नूर
नूर उसने वहीं से पुकारा। वो बोतल के जिद की तरह हाजिर हुई। उसकी हर पुकार पर वो ऐसे ही भागी आती थी। मेरी ब्लू फाइल रखी थी यहाँ, उसके गुस्से में कभी ना आई। वो वहाँ दराज में है, मैं देती हूँ। वो जल्दी से बाल समेटती दराज की तरफ बढ़ी, मगर लंबे बाल पूरी कमर पर बिखर गए। वहाँ कैसे पहुंची? तुम्हें 1000 बार कहा है मेरी चीज़ें मत छेड़ा करो। जाने कि उसका गुस्सा सवा नेस हो गया। मैंने सोचा इधर उधर ना हो जाए तो। वो बौखलाई बौखलाई इतनी मासूम लग रही थी कि वो नजरें चुरा गया। ये लें, उसने फाइल बढ़ाई। रख दो और जाओ यहाँ से। रुख मोड़े मोड़े नई हिदायत मिली। उसने फाइल टेबल पर रखी और उल्टे कदमों पलट गई। मगर उसे फाइल क्यों चाहिए थी वो भूल चुका था। आज उसे अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाना था। ड्राइवर उसका सारा सामान गाड़ी में रख चुका था। चले कहाँ? ये पहला लफ्ज़ था जो अस्पताल की 8 रोज़ा क़याम के दौरान उससे बराह रास्त उससे कहा था। वापस? हाँ, मगर मैं अकेले वापस जाना चाहती हूँ। लेकिन अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो मुझसे दूर चले जाएं। वो उसकी तरफ देखते से भी गुरेजा थी। तो मुझे माफ़ नहीं कर सकती? मोहब्बत के लिए भी नहीं। मोहब्बत को बीच में मत लाएं। ये ना हो कि यही मोहब्बत आपको मजबूर कर दे। मैं मोहब्बत के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो दिल गिरफ्ता था। मैं आपसे दूर जाना चाहती हूँ। जो गलतियाँ मैंने की हैं तुम भी वही दोहराना चाहती हो। कितना टूटा बिखरा लहजा था, मगर वो पत्थर बनी रही। ठीक है, मैं चला जाता हूँ तुमसे दूर। खुद से मुझ तक का ये फासला अब तुम ही समेट सकती हो। जल्द या बदेर ये फैसला तुम ही को दिया, क्योंकि अब मैं मज़ीद तुम्हें तकलीफ देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो खड़ा हो गया। वो बिना कुछ कहे चुपचाप बाहर चल दी। जब सब कुछ मेरे हस्बे मंशा हो रहा है तो ये उलझन कैसी? ये इज़्तिराब कैसा? कहाँ गया? कहाँ क्या गलत है? इसकी मुझसे मोहब्बत, मेरी उससे लाताल्लुकी, या फिर हमारा फैसला? या अल्लाह, क्या उसके साथ मेरा रवैया गलत है? मगर मैंने भी तो बिना जुर्म के सज़ा काटी थी। वो तो फिर गुनहगार है। मेरे बोला, मुझे सही और गलत के दरमियान फ़र्क दिखा दे, मुझे सुकून दे दे। अपने रब के सामने सजदा रेज़ गड़गड़ा कर वो अपने लिए सुकून इत्मीनान मांग रही थी। उसकी सिसकियों को फ़ोन उसकी सिसकियों को फ़ोन की अचानक गूंजने वाली घंटी ने तोड़ा था। उसने घड़ी की तरफ देखा जो रात के 11 बजा रही थी। रिसीवर हाथ में लेकर वो खामोश खड़ी थी। फ़ोन बंद मत करना प्लीज़। वो बहुत परेशान लग रहा था। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। बीजान की तबीयत ख़राब है, वो तुम्हें बहुत याद कर रही हैं। वो जल्दी जल्दी बोल रहा था। वो तड़प उठी, फ़ोन को क्रडल पर फेंकती वो कमरे में आई। ज़रूरी चीज़ें बैग में ठूंसते वो मुस्तकिल रो रही थी। क्या बात है नूर, उदास क्यों हो? कोई मसला है क्या? वो उसकी माँ थी, उसकी रग रग से वाकिफ। वो जितना मर्जी दिखावा कर लेती, मगर माँ का दिल मुतमईन करना इतना आसान नहीं था। नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। देखे कितना हंस रही हूँ। ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पे लाते आज उसका दिल दगा दे गया। बीजान ने तड़प कर उसे गले लगा लिया। बीजान, मैं वो खुद पर काबू ना रख सकी। नूर, सच बताओ, मुझसे मत छुपाओ। बीजान, वो अजलान क्या किया है? उससे तुम्हें डांटा है? उन्होंने उसका चेहरा ऊंचा किया। वो मुझसे एक लम्हे में वो खुद को काबू करने में कामयाब हुई थी, जो उसके आंसू से तड़प उठी। हकीकत तो उन्हें जीते जी मार डालेगी। वो मुझसे नाराज़ है। कितना मुश्किल था झूठ बोलना, मगर सच बोलने से बेहतर। पागल लड़की, उन्होंने हंसते हुए उसके सर पर चपत लगाई। नाराज़ है तो मना लो। उनकी मुस्कुराहट और भी गहरे हो गई। कैसे? जैसे नाराज़ किया था। मगर मैंने तो नाराज़ किया ही नहीं। वो बस सोच सकी। उससे नाराज़ मत हुआ करो अज़लान, 1 मिनट में हाल से बेहाल हो जाती है। शाम को भी इतनी मुश्किल से चुप कराया, रो रो कर हालत ख़राब कर ली थी कि तुम नाराज़ हो। अब अगर मनाए तो मान जाना। जब से बीजा ने उसे बताया था वो अजीब सी बेचैनी का शिकार था। अभी भी वो किसी ज़मीन के कागजात देखते बैठा था, मगर बीजान के कहे लफ्ज़ उसे शाम से बेचैन किए हुए थे। उसने ज़रा सा रुख मोड़ कर बैठ के एक कोने में सिमटी नूर को देखा, जो बहुत पुरसुकून सो रही थी। अगर वो मनाए तो मान जाना। मगर उसने तो नूर को कोई ऐसा हक ही ना दिया था रूठने मनाने का। फिर वो क्यों उसे मनाती? मगर कैसी ख्वाहिश उसके दिल में पनप रही थी कि वो अरसलान को मनाए, उससे पूछे कि वो उससे इतनी नफरत क्यों करता है, और वो अपने दिल का गुबार निकाल कर पुरसुकून हो जाए और नूर ही की तरह पुरसुकून नींद सो सके। ये कैसा एहसास उसके अंदर जागने लगा था। वो ना चाहते हुए भी उसी को सोचता था। उसका मासूम सा चेहरा सोते हुए और भी मुकद्दस लग रहा था, जैसे चौदहवीं का चांद, जैसे नया अध खिला गुलाब, जिसकी खुशबू पूरे माहौल को मुअत्तर कर रही थी। कब वो दबे कदमों चलता आयन उसके साथ आ खड़ा हुआ। उसे खुद भी खबर ना हो सकी। क्या ये लड़की इस काबिल है कि इससे नफरत की जाए, उसे कांटों पर घसीटा जाए, किसी और के किए की सज़ा उसे दी जाए? मेरे रवैये से उसे तकलीफ़ होती होगी, मेरा लहजा उसे छल नहीं करता होगा, मगर मैं, वो खुद से ही हम कलाम था। उससे करवट बदली और जैसे सब खत्म हो गया। वो चौंका और पलट कर अपनी जगह आकर लेट गया, मगर नींद की दमागे की तकरार से घबरा कर पलट गई। अब अगर मनाए तो मान जाना।
अब अगर मनाए तो मान जाना। सुबह उसकी आंख खुली तो वो कमरे में नहीं थी। वो नमाज के बाद ही बाहर निकल जाती थी। फजर की अजान के बाद ही तो अजलान की आंख लगी थी। अब सर भारी भारी हो रहा था। पूरी रात जागने का कमाल था। घड़ी की सुइयां 10 बजा रही थी। उसे कोफ्त हुई। वो कभी भी इतनी देर तक ना सोता था। बेजारी से उठकर फ्रेश होने चला गया। नीचे आया तो 11:15 हो चुके थे। सॉरी बीजान, वो दरअसल रात नींद देर से आई थी, तो बीजान को देर से जागना ना हुसत लगता था। वो सफाई देने लगा। नाश्ता लगवा दो नूर अजलान के लिए, उन्होंने नूर को हिदायत दी। आइंदा कभी उससे नाराज मत होना। नूर के जाते ही वो गया हुई। जी, वो हैरान हुआ। अभी बताया है नूर ने, तुम नाराज नहीं हो अब? जी, वो गड़बड़ाया। नाश्ता कर लें बीजान के सामने, दोनों ही नॉर्मल बात करते हैं। हाँ चलो। वो फौरन उठ खड़ा हुआ, डाइनिंग हॉल में आ गया। वो जानता था वो साथ ज़रूर आएगी। खाना खाते वो हमेशा उसके आस पास रहा करती थी कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत न पड़ जाए। आज भी वो वहीं थी। असगरी बुआ टेबल पर सब्जियां रखी उन्हें साफ कर रही थी। नाश्ता कर लिया तुमने? नूर ने एक झटके से सर उठाया। क्या उसे ही मुखातिब किया गया था या कोई वहम? नाश्ता करो, उसे उस बेनाम सी खामोशी को अजलान की मध्यम सरगोशी ने तोड़ा। आप कर ले, मैंने कहा है नाश्ता करो। जी, वो नर्वस उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। वो जब से घर आई थी खौफजदा थी। हालांकि कसूर उसका नहीं था। आज शादी के फंक्शन में जो कुछ हुआ उस पर उसकी खता ना होते हुए भी वो खुद को कसूरवार समझ रही थी। वापसी पर वो वलीद की बहन के साथ दूल्हा दुल्हन से मिलने स्टेज पर गई। वहाँ वलीद की सब कजन्स मौजूद थे। वो कौन था नहीं जानती थी, मगर वो बिना डरो खौफ के उसे मुसलसल घूरे चला जा रहा था। वो जल्दी जल्दी दुल्हन से मिलकर नीचे उतरने लगी तो वो जानबूझकर उससे टकरा गया। वो तवाज़ुन बरकरार न रख सका और लड़खड़ाकर उसी का हाथ पकड़कर खुद को गिरने से बचाया। अरे संभल कर, इतनी नाजुक सी तो हैं आप। वो अभी भी उसका हाथ पकड़कर खड़ा था। सभी मतवज्जा हो गए, वो भी जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था। हाथ छोड़े मेरा, वो तल्खी से बोली। छोड़ देते हैं, हमने कौन सा सारी उम्र के लिए पकड़ा है? वो मुस्कुराते हुए बोला। शट अप। अजलान को अपने सर पर खड़ा देखकर उसकी रही सही जान पे निकल गई। आपको क्यों इतना गुस्सा आ गया है? बहुत ही ढीठ इंसान था। बीवी है मेरी। और प्लीज़ अजलान चले। नूर ने डरते डरते उसका बाजू थामा। अजलान ने मजबूती से उसका हाथ थामा और उसे घूरता हुआ वलीद से मिले बगैर वहाँ से आ गया। पूरा रास्ता खामोशी से कटा। वापस आकर वो हमेशा की तरह बीजान के कमरे में चला गया। वापस अपने कमरे में आया तो उसकी दबी दबी सिसकियाँ अजलान को मतवज्जा कर गई। क्यों रो रही हो? वो उसके सर पर खड़ा पूछ रहा था। मुझे नहीं पता वो कौन था। लफ्ज़ टूट टूट कर अदा हुए। तो मैंने कब कहा कि तुम उसे जानती हो? वो हैरान था। आप मुझसे नाराज़ हैं? और रोने में कुछ कमी आई? फॉर गॉड सेक नूर, मेरा दिमाग ख़राब मत करो। वो गरजा। उससे नाराज़ मत हुआ करो। अजलान 1 मिनट में हाल से बेहाल हो जाती है। उसकी हालत गालिबन उसे पहली बार नजर आई थी। मेरा और तुम्हारा जो भी इख्तलाफ है, मगर मैं तुम्हारे किरदार पर शक करता हूँ, ऐसा कभी सोचता भी मत। और अब रोना बंद करो। उसके आंसू अजलान को तकलीफ दे रहे थे। वो पलट कर अपने बेड पर लेट गया। दिल और दिमाग की जंग भी बड़ी अजीब होती है। दिल अपनी कहता है और दिमाग अपनी राग गलापता है। दोनों ही एक दूसरे की सुनने से गुरेजा रहते हैं। कितने बरसों से वो दिल और दिमाग की इस जंग में मुब्तला था। इससे बड़े फ़ख्र से हमेशा दिमाग की फतह को यकीनी बनाने के लिए दिल की ख्वाहिशों का गला घोंटा था। शायद इसलिए मुतमईन ना था। उसका दिल नूर से उस वक्त से मोहब्बत करता था जब से उसने लफ्ज़ मोहब्बत को जाना था। उसका दिल नूर से उस वक्त से मोहब्बत करता था जब उसने लफ्ज़ मोहब्बत को जाना था। उसके लिए मोहब्बत का दूसरा नाम नूरुलैन शाह थी। वो उससे 5 साल बड़ा था, मगर उम्रों का ये फ़र्क भी उन दोनों के लिए एक तोहफा था। वो इस नन्ही सी परी का ऐसे ख्याल रखता था जैसे वो उससे 15 साल बड़ा हो। उसे आज भी याद था कि एक बार बी जान ने उससे कहा था, अजलान की चांद सी दुल्हन लाऊंगी, बिल्कुल परियों जैसी। और वो बरजस्ता बोला था, पर बी जान, नूर तो परियों से भी ज़्यादा प्यारी है। कितनी ही देर बी जान मुस्कुराती रही थी, फिर अचानक सब बदल गया। वो नन्ही सी परी उसकी मोहब्बत की आदी हो गई है, ये जानते हुए भी वो उससे दूर भागने लगा। वो रोती बिलखती सिसकती, मगर उसके चेहरे के पीछे अजलान को एक ही चेहरा नजर आता था। एक ही तस्वीर उभरती थी, और वो तस्वीर थी एक कातिल की जिसने कत्ल किया और खुदकुशी कर ली। नूर की बेस्ट फ्रेंड की सालगिरह थी और बीजान ने साफ कह दिया, अजलान से पूछा करो, कहीं भी जाना हो मेरी जिम्मेदारी नहीं। मगर बीजान, अब तो मैं तैयार हो गई हूँ, अगर उन्होंने मना कर दिया वो परेशान होगी तो बच्चे उससे पहले पूछ लेना था। और वो मना क्यों करेगा, बल्कि हो सकता है खुद छोड़ भी आएगा। वो फिर से तस्वीर में मगन हो गई। कितनी हिम्मत जमा करके वो यहाँ तक आई थी, और अब उसके सब बिल्कुल सामने जैसे हिम्मत जवाब देने लगी थी। एक हाथ दोनों को आंखों पर रखे और दूसरा सर के नीचे। वो बेड पर सीधा लेटा था, पाँव मुसलसल हिल रहे थे, यानी वो जाग रहा था। आप जाग रहे हैं? पाँव रुक गया, मगर आंखों पर हुनूस बाजू था। मुझे शादी के घर जाना है, चली जाऊं?
खामोशी बरकरार रही। वो करीब चली गई। उसने आंखों से बाजू हटाया मगर मंजर धुंधला गया। मैं सादी की तरफ जाऊं, उसे झिझकते हुए पूछा। 1000 दफ़ा मना किया है, मुझे अपनी शक्ल ना दिखाया करो। जाने कौन से जज्बे को वो गुस्से के पर्दे में छुपा रहा था। नूर की आंखें हैरत से फटने लगी। दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, आउट। वो मुंह पर हाथ रखकर भागी तो बीजान से टकरा गई। वो उसकी सिफारिश ही करने आ रही थी। नूर, नूर, वो पुकारती रह गई मगर वो अनसुनी करती भाग गई। उनका प्रोग्राम अब अजलान की क्लास लेने का था। दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ पर उसके होंठ भींच गए मगर उसने आंखों पर से बाजू हटाने की जहमत नहीं की थी। मैंने कहा है ना मुझे अपनी शक्ल मत दिखाया करो। उसकी ज़बान से निकलते लफ्ज़ बीजान को साकित कर गए। नफरत है मुझे तुमसे, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। उसके मुंह से निकलते अंगारे बीजान जैसी मजबूत औरत को लड़खड़ा गए। अगर वो सहारा ना लेती तो अब तक गिर जाती। ये वो क्या कह रहा था? वो ऐसा कैसे कह सकता था? ओ मेरे खुदा, ये सब क्या है? उनका सर घूम रहा था और वो जो समझ रहा था कि वो अभी तक उसकी डांट सुनने के लिए खड़ी है, आंखों पर से बाजू हटाए तो बर्फ की सिल बन गया। वो उसे इतनी बेयकीनी से देख रही थी जैसे उन्हें उसके अज़लान होने पर शुबा हो। क्यों नफरत करते हो उस मासूम से? उनके हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। वो सरापा हैरत थी। बीजान, वो एकदम उनके करीब आ गया और उनके हाथ थामने चाहे मगर उन्होंने झटक दिए। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए इज़लान। बीजान, मैं वो वैसे ही। उसने फिर से उन्हें सहारा देना चाहा मगर वो 2 कदम पीछे हट गई। अंदर दाखिल होती नूर के लिए अंदर का मंजर हैरान कुन था। तुम बताओ नूर, क्यों करता है ये तुमसे नफरत? बीजान का सवाल उसकी सांसें रोक गया। किसने कहा आपसे? ऐसी तो कोई बात नहीं। वो नज़रें चुराने लगी। काश झूठ होता। वो वहीं कुर्सी पर ढह गई। कई मंजर आंखों के सामने लहराए जिसमें नूर के आंसू, उसकी उदासियां रक्सा थी। वो भी बेजान से उनके सामने गिर। मैं नहीं जानती बीजान, मगर अब मैं थकने लगी हूँ। आज आज अजलान ही बता सकते हैं कि ये मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। निढालो दिल गिरफ्ता सी आवाज़ उन्हें और भी अफसुर्दा कर गई। उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरा। धीरे से नूर का सर अपने घुट्टों से अलग किया और कड़े तेवरों के साथ अजलान की तरफ बढ़ी। मुझे जवाब चाहिए अजलान, क्यों बर्बाद की तुमने मेरी बच्ची की ज़िंदगी? वो उसका दिल हिला रही थी। जो सच आपने हमसे छुपाया वो मैं बरसों पहले जानता हूँ। बीजान पत्थर की हो गई। कौन सा सच? उनके लफ्ज़ों ने साथ छोड़ दिया। यही कि नूरुलन शाह मेरे बाप के कातिल की बेटी है। किसी ने पिघला हुआ शीशा नूर के कानों में डाल दिया। कोई धमाका हुआ था जिसमें उसका पूरा वजूद झुलस गया। इसका बाप मेरे बाप का कातिल? खामोश! एक जन्नाटेदार थप्पड़ अजलान के लफ्ज़ों को काट गया। उससे आगे एक लफ्ज़ भी तुमने कहा तो मुझसे कोई बुरा नहीं होगा। उन्हें अपने इस थप्पड़ मारने पर ज़रा भी अफसोस ना हुआ। इस सच्चाई को मैंने तुमसे इसलिए छुपाया ताकि तुम इज्जत से जी सको, मगर तुमने इसको मेरी बच्ची के लिए ही जिल्लत की वजह बना दिया। वो सफ़ेद पड़ती नूर को देखकर बोली, दुख से बोली, सिर्फ यही कसूर है इसका कि ये तुम्हारे बाप की कातिल की बेटी है, मगर असल हकीकत अब मैं तुम्हें बताऊंगी। वो गुस्से से फनकार थी। कहीं से भी शफीक सी बीजान ना लग रही थी। शुक्र है मौलाना साहब शाम में ही मिल गए, वरना कल सुबह वापसी होती। हवेली में दाखिल होते हुए बीजान इत्मीनान से बोली। वो रुकैया, अजलान और नूरुलन को दम कराने करीबी गांव गए थे। वापसी में पहुंचते पहुंचते उन्हें रात के 12:03 की नूर बीजान की गोद में थी, जबकि 5 साल अजलान को रुकैया ने गोद में उठा रखा था। बीजान नूर को मरियम को देने के लिए आलम और मरियम के कमरे की तरफ बढ़ गई और रुकैया अपने कमरे की तरफ। सिकंदर शाह अपने कमरे में नहीं थे। अभी उन्होंने सोए हुए अजलान को लेटाया ही था जब बीजान के दिलदोज चीख ने उनको हवास पाख्ता कर दिया। वो दौड़कर वहां पहुंची। सामने के मंजर ने उनके होश उड़ा दिए। बेड पर मौजूद मरियम का वजूद, बेजान वजूद, और नीचे कारपेट पर पड़े सिकंदर शाह की खून में लथपथ लाश के साथ हाथ में खंजर लिए आलम शाह ने ज़मीन आसमान उनकी नज़रों के सामने घुमा दिए। आलिम शाह तो शिकार पर गए हुए थे, उन्हें 2 दिन बाद लौटा था। वो यहाँ? आलिम, आलिम, तुमने बीजान के लब कब कपाई? ये मेरा भाई नहीं था माँ, ये वो आस्तीन का सांप था जिसे हम देख ही ना पाए। मेरी बीवी मेरे होते हुए भी इस गलीज इंसान से डरती रही, उसकी बुरी नीयत को छुपाती रही, सिर्फ इस हवेली की इज्जत की खातिर। और आज आज उसने उसकी इज्जत के लिए अपनी जान दे दी। उनके लफ्ज़ों में आंसुओं की अमेजिश थी। मरने से पहले उसने मुझसे आखिरी ख्वाहिश की थी कि मैं उसके कातिल को माफ़ कर दूँ। वो दोनों साकत खड़ी रहीं और मैंने कर दिया माँ, माफ़ कर दिया, मगर मरने के बाद, ताकि मेरा खुदा भी उसे माफ़ कर दे। वो अब और शिद्दत से रोने लगे। भाभी, उन्होंने रुकैया को पुकारा, आप भी मुझे माफ़ कर देना। वो रुकैया के कदमों में बैठे मगर उनके जामिद वजूद में कोई हरकत ना हुई। आप दोनों मुझे माफ़ कर देना। वो वहीं से माँ को देखने लगे। खंजर अभी तक उनके हाथ में था, खून से भरा हुआ। मोमना बेगम की पलकों में इर्ताश हुआ, मगर वो कुछ लम्हों की ताख़ीर हो गई।
आलिम ने खून में डूबा खंजर अपने सीने में उतार लिया। अब की बार बीजान के साथ साथ रुकैया की चीखों से पूरी हवेली गूंजने लगी। आलिम वो हिस्ट्राई अंदाज में चिल्ला रही थी, हम नहीं जानते कि असगरी ने हराने वाले को क्या बताया। रुकैया को तो पूरे 3 दिन बाद होश आया और मैं होश में होते हुए भी बेहोश थी। माजी एक फिल्म की तरह उनकी नज़रों के सामने चल रहा था। गुनाह किया तुम्हारे बाप ने, मगर उसकी सज़ा आलिम और मरियम को मिली, और तुमने अपनी नाकिस आगाही की बुनियाद पर इसके साथ वो किया जिसके हकदार ना तो उसके माँ बाप थे और ना ये उन्होंने अजलान को जतलाया। काश ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए या आसमां उसे निगल ले, मगर उसे नूरुल शाह की नज़रों का सामना ना करना पड़े। मगर वो उसकी तरफ देख ही कब रही थी, वो तो गुमसुम अपने हाथों की तरफ देख रही थी। मैंने तुम दोनों को हमेशा मोहब्बत सिखाई, मगर ये नफरत कभी तुम्हारे अंदर कहाँ से आ गया? उन्होंने मुंह फेर लिया। वो दुखी थी, उनका दर्द हद से सवा था। तुमने मेरी तरबियत को मिट्टी में मिला दिया, मेरी परवरिश, मेरी मोहब्बत सब को रोल दिया। मुझे उसके सामने सर उठाने के काबिल ना छोड़ा। उन्होंने नूर के सर पर हाथ रखा। नूर को तुम्हें इसीलिए सौंपा था ना मैंने कि तुमसे ज़्यादा मुझे किसी पर एतमाद नहीं था, और तुम ही ने मेरे एतमाद का खून कर दिया। अजलान वो नढाल हो गई। वो उन दोनों का गुनाहगार था। वो एक ऐसा मुसाफिर था जिसने दौरान सफ़र कोई भी ऐसी निशानी ना छोड़ी थी जिस पे चल के वो वापस लौट सकता। कोई ऐसी याद, कोई लम्हा जो उसकी नूर से मोहब्बत का सबूत देता। नफरत की इस जंग में सबसे ज़्यादा खसारा तो उसी के हिस्से में आया था जो सर झुकाए अभी तक अपने हाथों की लकीरों को घूरे जा रही थी। नूर बीजान ने उसे पुकारा, मगर उससे जवाब ना दिया। अजलान ने करब से आंखें मींच ली। वो उसका गुनाहगार था, उसकी इस हालत का जिम्मेदार, फिर भी उसकी नफरत बर्दाश्त करने का हौसला न रखता था। पहले ही अपने दिल में उसके वजूद से नफरत जगाने के लिए मोहब्बत के तूफानों से टकराया था, और अब जब नफरत का बीज तलब हुआ तो सारे तूफान यकलख्त उसके दिल की सरजमी पर कूद पड़े थे। नूर बच्चे बीजान तड़प कर उठी। वो दीवानों की तरह अपने हाथों को तके जा रही थी। नजरें एक हाथ से दूसरे हाथ पर पहले हाथ की तरफ घूम रही थी। नूर बीजान ने उसे झंझोड़ दिया। सोच के वीरानों से हकीकत की दुनिया का सफ़र बहुत कठिन था। उससे मुड़कर अजलान की तरफ देखा। बहुत संभल कर खड़े होने के बावजूद भी उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उछलती हुई बिल्कुल उसके सामने आ खड़ी हो गई। क्या कुछ ना था उनकी आंखों में, दुख, तकलीफ, बर्दाश्त की हदों को छूता कर्ब। मुझे मेरी किसी कोताही की सज़ा दी होती, मेरा कोई अमल मेरे गुनाह में शामिल होता, तो आज मैं अपनी गलती, हर अमल के लिए आपके सामने गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगती। उसने अजलान का गिरबान अपने हाथों में थाम लिया। पहली बार वो उसके इतना करीब आई थी, मगर हर एहसास, हर जज्बे से आरी होकर मेरी कोई लग्ज़िश मेरी सज़ा का बाइस होती। फिर भी आप हक पर होते। लेकिन अगर कसूर मेरे बाप ने किया भी था तो उसकी सज़ा आप मुझे कैसे दे सकते हैं? मेरी ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर सकते हैं? एक झटके से उसने अजलान का गिरबान छोड़ा। नूर मेरी बात, वो गिड़गिड़ाया। बहुत नफ़रत है ना आपको मुझसे? नूर तुम, इतनी नफ़रत कि मेरी शक्ल भी देखना गवारा नहीं है। उसने इधर उधर निगाहें दौड़ाईं जैसे कुछ ढूंढ रही हो। एक ही जिस्म में उसने साइड टेबल पर रखी फ्रूट बास्केट से छुरी उठाई। सब इतना आनन फानन हुआ कि वो दोनों कुछ ना कर सके। नूर बच्चे बीजान जैसे होश में आई। वो भी उसकी तरफ बढ़ा। खबरदार मेरे पास मत आइएगा, उसने वार्निंग दी और छुरी अपनी कलाई पर रख दी। नूर प्लीज़ ऐसा मत करो, वो चीखा, मगर उसे कोई भी आवाज़ सुनाई ना दे रही थी। बस एक गूंज थी, उसका बाप, मेरे बाप का कातिल। हल्की सी सिसकी उसके मुंह से निकली थी। उसने अपनी कलाई पर छुरी फेर ली। अस्पताल में उसने 8 दिन किस तरह गुजारे ये वही जानता था। बीजान ने बस उसे इतना कहा, अगर मेरी बच्ची अपने पाँव पर चलकर मेरे पास ना आई तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। जब उसे नूर के होश में आने की खबर मिली तो सबसे पहले उसने बीजान को ही बताया था। उन्होंने महज हूँ में जवाब देकर फ़ोन काट दिया। वो एक बार ठीक हो जाए वो उसके सारे गिले धो देगा, सारे शिकवों को मिटा देगा। जितनी वो मोहब्बत वो उससे करती है उससे कहीं ज़्यादा वो उसे देगा, उसकी ज़िंदगी को खुशियों से भर देगा। कितनी प्लानिंग की थी उसने, मगर नूर का फैसला, उसकी कोताहियाँ सोच समेत उसे लौटा गया। पूरा 1 महीना वो हवेली ना गया था, मगर ज़मीनों के मसाइल, फसलों के ठेके, हवेली का सारा निज़ाम, वो कब तक वहाँ ना जाता? बीजान ने खुद उसे फ़ोन करके बुलाया था। पूरा दिन गुजरने के बाद भी वो उसे कहीं नज़र ना आई। बिलाखिर खाने की टेबल पर उससे पूछ लिया, नूर कहाँ है बीजान? वो शहर वाले घर चली गई है, बल्कि मैंने ही भेजा है। जब वो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती तो अब मैं भी ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। वो परेशान हो गया। मगर वो वहाँ अकेली, असली को साथ भेज दिया है मैंने। पहले भी पढ़ाई के लिए अकेली ही रहती थी, अब क्या परेशानी है? माली है, ड्राइवर है, गार्ड है, बस एक कुल वक्ती मुलाजमा की ज़रूरत है। अगर भिजवा सकते हो तो भिजवा देना किसी को ताकि वह असगरी वापस आ सके।
लेकिन बीजान वो अभी भी मुतमईन ना था। वो पलट कर एक तरफ वो प्लेट एक तरफ करके उठ गया। फिर समिया को उसी ने वहां भिजवाया। जिंदगी ऐसे दोराहे पर आ गई थी जहां हर तरफ धूल ही धूल थी। कौन सी राह उसे उसकी मंजिल पर पहुंचाएगी कुछ नज़र ही ना आता था। वो थकने लगता मगर मोहब्बत फिर उसे उसमें नई तमन्नाइयाँ भर देती। वो नई उम्मीद के साथ फिर से फ़ोन करता। उसका रवैया भी उसे मायूस ना करता। वो क्या करती है, कहाँ जाती है, पल पल की खबर अजलान को होती। मगर वो मोम की गुड़िया पत्थर की सिल बन चुकी थी। अब आप कुछ नहीं बोलेंगी, वो गुस्से से बोली। और ये उबली फीकी ग़िज़ाएँ खाऊंगी, वो न रूठेपन से बोली। उबली फीकी ग़िज़ाएँ, उसकी आंखें फटी। ये जिनको आप उबली फीकी ग़िज़ाएँ कह रही हैं पूरी 2.5 घंटे में बनाई हैं मैंने, वो मुझसे गुस्से से बोली। इससे बेहतर था तो मुझे आधे घंटे में चिकन मसाला बना देती। आप मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं। खाती हैं आप या बुलाऊं आपके हिटलर पोते को? उससे धमकी दी। जानती थी बीजान के खाने पीने के मामले में वो इससे भी ज़्यादा मोहतात था। अच्छा, वही हिटलर पोते जो आपकी शोहर नामदार भी हैं? वो शरीर हुई और चमचा उठा लिया। वैसे प्लान कामयाब रहा, वो फ़ख्र से कहने लगी। देखो ना कैसे सीधा हो गया, मेरा पोता है, मैं जानती हूँ उसे। वो हंसी। ऐसे ही तुमने उसे माफ़ कर देना था तो तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेता। वो तायदी अंदाज में सर हिलाने लगी। आपकी मेडिसिन का टाइम हो गया है। अजलान बीजान के पाँव दबा रहा था जब वो उनकी दुआओं का अलार्म लेकर पहुंच गई। तुम भी ना बिल्कुल भूलती नहीं हो। उन्होंने मुंह बनाया। दवाइयाँ खा खा कर वो तंग आ चुकी थी। अजलान अभी भी उनके पाँव दबा रहा था, बिल्कुल खामोश। वो दवा खिलाकर कमरे से चली गई। बस बच्चे, उन्होंने पाँव साइड पर कर लिया। अजलान ने उठकर उनका कंबल दुरुस्त किया। मेरा अजलान इतना खामोश तो नहीं था। उन्होंने उसके हाथ मजबूती से थाम लिए। आपका अजलान इतना बुरा भी तो नहीं था। वो जबरन मुस्कुराया। किसने कहा तुम बुरे हो? वो पूछने लगी मगर वो उनकी गोद में सर रख कर लेट गया। बीजान, वो मुझे माफ़ नहीं करती, वो मुझसे नफरत करती है और मैं। उसकी नज़रें धुंधला गई। मैं इन आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकता, इसलिए उसकी तरफ देखते भी नहीं हूँ। आज काफ़ी दिनों बाद वो दोनों यूं बात कर रहे थे। अजलान ने सर झुका लिया। इससे कहते क्यों नहीं हो? इस काबिल हूँ कि उससे कुछ कह सकूँ। वो मुबहिम सा हंसा। मैं बात करूँ नूर से? उन्होंने इस्तफसार किया। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं उसे फोर्स नहीं करना चाहता। उसने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया। ऐसा कब तक चलेगा? मैं तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ, अजलान और वो भी एक साथ। वो मुस्कुराई। मैंने बहुत मुश्किल से तुमसे ज़्यादा खिदमत गुजार बहू ढूंढी है नालायक। मुझे मेरी हंसती मुस्कुराती बहू वापस चाहिए। वो शरीर हुई अब की बार। वो खुल के मुस्कुरा दिया। कमरे के दरो दीवार बिल्कुल उसी की तरह थे, खामोश, पुरस्रार मगर शानदार। जब कभी वो हवेली से बाहर होता वो उसके कमरे में ज़रूर आती थी, वरना वापस आने के बाद वो पहले की तरह अपने कमरे में शिफ्ट हो गई थी। उसकी गैर मौजूदगी में वो बड़े हक से उसके कमरे में मौजूद होती थी। कमरे की एक एक चीज़ उसे अपनी महसूस होती थी। बस उसका मालिक ही अपनाना था। अभी भी वो कमरे की एक एक चीज़ को हाथ लगाकर महसूस कर रही थी। उसकी फुल साइज तस्वीर जो बेड के बिल्कुल सामने आवेजा थी, उसके सामने आकर वो थम गई। वक्त जैसे रुक गया, लम्हे मुंजमद हो गए। अचानक उसकी तस्वीर धुंधला गई। उससे बेसाख्ता अपने मुंह पर हाथ फेरा, पूरी तरह नर्म हो चुका था। दाएं हाथ से पुश्त से चेहरा पूंछती वो धीरे से मुस्कुरा दी। अब तो आपकी तस्वीर भी रुलाने लगी है, उसने शिकवा किया, मगर जवाब देने वाला कोई ना था। बाहर हवा तेज हो गई थी, शायद बारिश होने वाली थी। बादल बहुत जोर से गरजे। बैल्कनी का दरवाज़ा खुला था। वो बैल्कनी में आ गई। ग्रिल के ऊपर दोनों बाजू टिकाकर वो बिल्कुल अजनान की तरह खड़ी थी, एक बेख्तियारी अमल। नूर ने हाथ बढ़ाया। बारिश की फवार शुरू हो चुकी थी। हवा से बाल इधर उधर बिखर बिखर गए। इधर उधर बरसती फवार उसके कपड़े भिगोने लगी, मगर वो अपने हुलिये से बेखबर वहीं भीग रही थी। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुलने और फिर बंद होने की आवाज़ ने उसका ध्यान खींचा। वो चौंकी और छोटे छोटे कदम उठाती दरवाजे तक आई। सामने का मंजर उसके 14 तबक रोशन करने को काफ़ी था। असलान अपना वॉलेट और चाबियां साइड टेबल पर रख रहा था। फिर उसने अपना कोट उतारकर बेड पर फेंका। वो जल्दी से पीछे हट गई। या खुदा, ये आज कैसे आ गए? उन्हें तो परसों आना था। वो घबराई। बाहर जाने का एक ही रास्ता था जहाँ वो मौजूद था। एक बार फिर दरवाज़ा खुला। उसने झांका। असगरी बुआ अंदर आ रही थी। बेटा, खाना निकलवा दूँ? नहीं बुआ जी, मैं फ़्रेश हो जाऊँ, बस एक कप कॉफ़ी भिजवा दे। वो थका थका सा कह रहा था। नूर की जान में जान आई। अभी वो फ्रेश होने जाएगा तो वो चुपके से बाहर निकल जाएगी। वो सुकून से दोबारा पीछे हट गई, मगर अस्करी बुआ के जाते ही अजलान ने सबसे पहले बैल्कनी का दरवाज़ा मुकफ्फल किया और नहाने के लिए चला गया। बंद दरवाज़ा उसका मुंह चढ़ाने लगा। वो नहा कर निकला ही था कि बैल्कनी के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसका परेशान होना फितरी था। एक झटके से उसने दरवाज़ा खोला, मगर नूर को देखकर हैरान रह गया। तुम यहाँ कैसे? रास्ता दे। नूर ने उसकी बात काट दी। उसे हैरान परेशान छोड़कर कमरे से निकल गई।
कभी बैल्कनी को देखता और कभी कमरे के बंद दरवाजे को। मम्मा उसकी समझ से बाहर था। नूर। जी बीजान टीवी की आवाज़ कम करती वो उनकी तरफ मतवजह हुई। बच्चे, वो अजलान के कमरे में एक कप कॉफ़ी भिजवा दो, सुबह से उसकी तबीयत ख़राब है। घुटनों पर जोर डालती वो वहीं सोफे पर बैठ गई। जी अच्छा। पाँव में स्लीपर डालती वो उठी। बल्कि ऐसा करो खुद ही दे आओ, दवा भी पूछ भी लेना। उन्होंने रिमोट उठाकर टीवी बंद किया और तस्बीह करने लगी। नूर ने हैरत से उन्हें देखा। उसने घड़ी देखी जो रात के 11:30 बजा रही थी। वो जितना उसका सामना करने से बच रही थी उतना ही फंसी थी। दूध गर्म करके गिलास ट्रे में रखा और मरती क्या ना करती कि मज़दाक उसके कमरे की राह ली। दस्तक देने के बावजूद अंदर से कोई आवाज़ न आई तो वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। उसे परेशानी हुई। बैल्कनी से मदन सी रोशनी आ रही थी। वो उसकी तरफ आ गई। इससे पहले कि वो दरवाज़ा खोलती वो खुद ब खुद खुल गया। हर तरफ रोशनी की चकाचौंध थी। सुर्ख रंग की लातादाद मोमबत्तियाँ बैल्कनी की तमाम ग्रिलों पर रोशन थी। टेबल के दरमियान उसका पसंदीदा पाइनएप्पल केक मौजूद था जो चारों तरफ से सुर्ख गुलाबों में घिरा था। वो मुतहय्यर सी पूरे मंजर को देख रही थी। दूध का गिलास नूज़ हाथों में था। अना की बात है वरना मोहब्बत अब भी बाकी है। तुझे मेरी, मुझे तेरी ज़रूरत अब भी बाकी है। ये कैसा खेल खेला है मेरे साथ किस्मत ने। मंजिल खड़ा हूँ और मुसाफत अब भी बाकी है। ठहर ठहर कर नज़म पढ़ता वो उसके अकब से निकलकर बिल्कुल उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी नज़रों में मौजूद मोहब्बत ना तो ख्वाब थी ना ख्याल। वो फिर भी उसे ऐसे देख रही थी जैसे बेयकीन हो। मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। दूध का गिलास उसके हाथ से लेकर साइड टेबल पर रखा, फिर पलटकर उसके सामने आ गया। कुछ कहोगी नहीं। वो चुपचाप खड़ी रही मगर उसकी अब आंखों में ना हैरत थी ना बेयकीनी। मैं जानता हूँ नूर, मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन क्या इतनी देर कर दी कि वापसी का हर दरवाज़ा बंद हो गया है। वो कतरा कतरा अपने आंसू को अंदर उतार रही थी मगर वो फिर भी मुकाबिल को अपने होने का एहसास दिला गई। मेरी मोहब्बत ने तुम्हें आज तक सिर्फ आंसू ही दिए हैं ना। वो अफसरदगी से कहने लगा। मेरी कोई दलील इनका मदावा नहीं, मेरा कोई एक्सक्यूज़ इनका कफ़ारा नहीं। उसके लफ्ज़ों में नमी घुलने लगी। नूर ने चौंक कर उसे देखा। जानती हो नूर, एक ही वक्त में किसी से मोहब्बत और नफरत का अजाब कैसा होता है। वो टिकटिकी बांधे उसे देख रही थी। मैंने ये अजाब सहा है। नूर धीमे धीमे बोलता। वो कितना प्यारा लग रहा था। ये कोई नूर लाइन से पूछता जिसे हमेशा उसके मुंह से अपने लिए अंगारे निकलते देखे थे। मगर अब मैं थकने लगा हूँ, टूटने लगा हूँ, तुम्हारा गुनाहगार हूँ और आज मैं तुमसे अपने हर लफ्ज़ हर रवैये की माफ़ी मांगता हूँ। वो उसकी आंखों में नहीं देख रहा था। नहीं असलान, मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा कि आप मुझसे माफ़ी मांगे। मैंने तो आपको उसी रोज़ माफ़ कर दिया था जब मुझे आपकी नफ़रत की वजह मालूम हुई थी। वो आप दीदा थी। हाँ, मैं ये ज़रूर चाहती थी कि आप मुझे मनाएं और उससे ज़्यादा मेरी मोहब्बत की ना तो कोई तलब है और ना ही कोई तकाजा वो रोहानसी होगी। मेरे लिए इतना ही बहुत है कि आप मुझसे मोहब्बत करने लगे हैं। उसने असलान का हाथ थामा जिसे असलान ने मजबूती से अपने दोनों हाथों में ले लिया। मैं तुमसे उस वक्त से मोहब्बत करता हूँ नूर जब तुम मोहब्बत के हिच्चे भी नहीं जानती थी। हाँ, एतराफ़ अब कर रहा हूँ। वो मुस्कुरा दी। आंसुओं के दरमियान मासूम से मुस्कुराते चेहरे पर उसे बेसाख्ता प्यार आया। केक काटे? आज से ज़्यादा खुशी का दिन भी कोई होगा? हाँ, कल होगा। वो मुस्कुराई। कल क्यों? कल मैं अपनी बर्थडे पर आपसे ज़िंदगी का पहला गिफ्ट लूँगी। वो इतराई। आपका वो कल शुरू हुए पूरे 9 मिनट हो चुके हैं और ये रहा आपका गिफ्ट। उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। नूर ने हैरत से उसे देखा। आपको मेरा बर्थडे याद था? याद भी था और उसका इंतज़ार भी था, वरना आपको मनाने का मामला उसी दिन भी सर अंजाम दिया जा सकता था जब आप बड़े मशकूक अंदाज में यहाँ पाई गई थी। उसने यहाँ पर खासा जोर दिया। नूर ने सटपटाकर नज़रें घुमाई। पहले केक काटे? वो पूछने लगा। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आप उस रात यहाँ क्या कर रही थी। वो मुस्कुरा रहा था। उसका ये रूप नूर के लिए नया और अनोखा था। जब आपकी तबीयत ख़राब थी तो ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। वो फिक्रमंद हुई। मेरी तबीयत ख़राब थी? वो उल्टा उसी से पूछने लगा। हाँ, वो बीजान ने आप। वो चौंकी। अजलान की गहरी होती मुस्कुराहट उसको बहुत कुछ समझा रही थी। इतने अरसे से वो आपका साथ दे रही थी, अगर आज थोड़ा सा मेरा दे दिया तो क्या हुआ। वो ज़रा भी शर्मिंदा ना था। यानी आप दोनों ने मिलकर मुझे बेवकूफ़ बनाया। उसे सदमा हुआ। सॉरी, मगर हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। वो चिढ़ाने लगा। मतलब बीजा ने पार्टी बदल ली? वो शौक थी। नहीं, दो पार्टियों के बीच सालिस बन गई। उसने समझाया। मनाए ज़रा, अब आप मुझे मानती हूँ मैं। रूठी रूठी सी नूर का ये रूप भी उसे आज ही देखने को मिला था। दिल तो चाह रहा था उसे और सताए, लेकिन वो किससे इस फायर केक काटे। उसने कंधे झुकाए मगर यकदम उसका हाथ पकड़कर खींचा। वो उस अचानक अवतार के लिए तैयार न थी, सो उसी पर आ रही। अजलान ने उसे शानों से पकड़कर उसका रुख केक की तरफ किया और उसका हाथ पकड़कर केक पर छुरी चलाई।
हैप्पी बर्थडे मिसेस नूरुलैन शाह। उसके कान के करीब सरगोशी करता वो उसकी धड़कनें बढ़ा गया। दिल में लगता था तूफान मचा हो, सारी रूह बस हाथ में सिमट कर आ गई हो, मगर हर शोर पर भारी बस एक ही आवाज़ थी, हर तूफान पर हावी बस एक ही गूंज थी। हैप्पी बर्थडे टू यू मिसेस नूरुलैन शाह। रिश्तों की खूबसूरती उनको बनाने में नहीं बल्कि उनको निभाने में है, और रिश्तों को निभाने के लिए मोहब्बत से ज़्यादा मौसर और पायदार हथियार कोई और हो ही नहीं सकता। इसके साथ ही यहाँ ये खूबसूरत सी हवेली बेस्ड कहानी अपने इख्तिताम को पहुँचती है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। कल तक के लिए एक नए नावल के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।